Good morning, all of you. Welcome again. Yes, open page number 142 of history. We have been stating about orders, three orders. Number one order, many a time I told you. Number one, priestly priest. Number two, noble and nobility. Number third, peasants. We have covered the third order, peasants, free and unfree. Free and unfree peasants. And we have covered, we studied. Now, page number 142. Factors affecting social and economic relations. इकोनॉमिक एंड सोशल, सामाजिक और आर्थिक जो संबंध थे इन तीनों के बीच, किंग, वेसल एंड पीजेंट्स, वो उनमें चेंजेस आने लगे, उनमें बदलाव देखे गए। वो बदलाव जो थे, क्या रीजन था उनका, उनके फैक्टर्स क्या थे, वो आज हम जानेंगे डिटेल में। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पेज नंबर 42। While members of the first two orders, जो टू ऑर्डर्स, the three orders की जो फर्स्ट टू हैं, फर्स्ट priest and nobility both, saw the social system as stable and unchanging. काफी टाइम तक जब ये चलता रहा, ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, तो मतलब इन दोनों को इसके अंदर स्टेबिलिटी अनचेंज, एक मोनोटोनस नजर आई। इसमें मतलब कोई बदलाव नजर नहीं आया काफी टाइम पर। तो देयर वर सेवरल प्रोसेस, ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं थी विच वर ट्रांसफॉर्म सिस्टम, जिससे जो इस सिस्टम को बदल रही थी, ये इसके अंदर एक स्टेबिलिटी और जो मोनोटोनस था, या इसमें जो अनचेंजिंगनेस थी, वो आ रही थी। तो वो क्या देखा गया, किस किस चीज में बदलाव देखा गया, किस वजह से ऐसा हो रहा था। इनमें से कुछ चीजें थी, जैसे एनवायरमेंट, यूरोप का एनवायरमेंट चेंज हो रहा था और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें बदल रही थी, कामकाज बदल रहे थे, सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही थी, इकोनॉमिक लाइफ उस पर इफेक्ट हो रही थी। और एनवायरमेंट वर ग्रेजुअल एंड ऑलमोस्ट परसेप्टेबल। मौसम के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते था, मौसम एकदम ठंडा हो चुका था, पहले से ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। अदर्स वर मोर ड्रामेटिक, और कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत नाटकीय थी, जो अचानक जिसमें बदलाव आया, और वो था चेंजेस इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वो था एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बदलाव। एंड लैंड यूज, एक तो था कृषि के क्षेत्र में चेंजेस, दूसरा था लैंड यूज, जमीन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, किन चीजों से किया जाए, जमीन को किस तरह प्लाउ किया जाए, किस तरह उसको फरो किया जाए, इस तरह की प्रॉब्लम सामने थी। Their interests were shaped by and had an effect on the social and economic ties between lords and vassals. लॉर्ड्स और वेसल्स और किंग, इन दोनों के बीच के जो रिलेशंस थे, उनमें मतलब उनमें सोशल और इकोनॉमिक बदलाव दिखेगा। मतलब इन सब चीजों का, इस मौसम और एनवायरमेंट और लैंड यूज, इन दोनों का प्रभाव, इफेक्ट देखा गया किसमें, वेसल्स और लॉर्ड्स की कामकाज पर, और वहां के जो समाज पर, सोसाइटी थी, उस पर देखा गया। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल में। नंबर वन, एनवायरमेंट। व्हाट वाज द रीजन, वो क्या फैक्टर्स है जिससे मौसम बदला, और मौसम बदलने के साथ साथ क्या क्या चेंजेस हुई, वो हम जानेंगे। 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, ये बात करता है 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी, मतलब ये 500 सालों के अंदर अंदर मोस्ट ऑफ यूरोप वाज कवर्ड विद वास्ट फॉरेस्ट। सुने ध्यान से, अधिकांश जो यूरोप था 70 to 80%, वो जंगलों से, पेड़ों से ढक चुका था, जंगल बहुत बढ़ चुके थे। Thus the land available for agriculture was limited, इस तरह से खेती के लिए जमीन बहुत सीमित हो गई। Also peasants dissatisfied with their condition, और जो किसान था, जब ये कंडीशन हो गई, वहाँ की एनवायरमेंट कितना अफेक्टेड हुआ, वहाँ पर वहाँ की जोग्राफी इतनी अफेक्ट हो गई, तो वहाँ का जो किसान था वो डिससेटिस्फाइड हो गया, असंतुष्ट हो गया इन कंडीशंस के साथ, और ये अब वहां से भागने लगा, कुछ फ्ली,
और ये भाग सकता था फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेशन अत्याचार, जो इनके ऊपर जो इनके सुपीरियर होते थे वो इन पर मतलब सख्ती से काम लेते थे, बॉन्डेड लेबर के रूप में काम, तो उनके हाथों से ये निकल के और ये जंगलों में जाके छुपने लगे, मतलब जंगल इनके लिए छुपने की जगह बन गई। Peasants dissatisfied with their conditions could flee from oppressions and take refuge in the forest, और जंगल में जाके ही छुप जाया करते थे उनके ऑपरेशन से, अत्याचारों से बचकर अपने मालिकों के। इसके बाद आता है यूरोप वाज अंडरगोइंग एन इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्पेल इन दिस पीरियड। ये जो पीरियड था 5 से लेकर 10th सेंचुरी, मतलब 5th से लेकर इन 500 सालों के अंदर अंदर यूरोप एक एक्सपीरियंस कर रहा था बहुत ही ठंडी क्लाइमेट का, बहुत ठंड बढ़ यहाँ पर बढ़ चुकी थी, जिसका इफेक्ट क्या हुआ था, दिस लेड टू द सीवियर एंड प्रोलॉन्ग विंटर, जिससे सर्दियां बहुत लंबी हो गई। सर्दियों का जो ड्यूरेशन था वो पहले से बहुत बढ़ गया। अब सर्दियां बढ़ी, आपको मालूम है सर्दी के दिनों में दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें काफी लंबी हुआ करती हैं। अब इसका इफेक्ट जब सर्दी ज्यादा बढ़ी, जैसे आपके इंडिया के अंदर 8 महीने 9 महीने गर्मी पड़ती है, बाकी दिनों में सर्दी मिलती है, सर्दी तो नाम पे है। इसका अपोजिट यूरोप में हो गया, वहां गर्मी जो थी प्रोलॉन्ग हो गई और सीवियर हो गई, है ना। इसका क्या हुआ, ए शॉर्टन ग्रोइंग सेशन फॉर क्रॉप। तो अब क्या हुआ, जब दिन छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, तो फसल बोने की, फसल बोना, फसल पकना, सूरज की रोशनी, सनलाइट, ये सब चीजें अफेक्ट हुई, जिससे फसल में फर्क आने लगा, फसलों के अंदर क्रॉप्स में। रिड्यूस्ड यील्ड फ्रॉम, और खेती से जो उत्पादन आता था, प्रोडक्टिविटी आती थी, उसमें बहुत कमी आ गई। तो ये पहला असर हुआ एनवायरमेंट का। फ्रॉम 11th, अब ये कह रहा है कि 11th सेंचुरी से यूरोप एंटर्ड ए वार्म, ये तो थी 5th से लेकर 10th, अब 11th सेंचुरी में फिर से क्लाइमेट रिवर्स होती है और यूरोप में गर्म ऋतु आना शुरू हो जाती है, दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, वार्म फेज आता है, एक दौर आता है गर्मी का 500 साल के बाद। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज, एक औसत जो तापमान था वो बढ़ जाता है, विच हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट, जिसका असर खेती पर बहुत ज्यादा देखा गया। पीजेंट्स नाउ, जो किसान थे, नाउ हैड ए लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, अब उनके पास एक पहले से लंबा ड्यूरेशन आ गया खेती करने का, फसल को पकाने का, धूप में रहने का, है नहीं, एंड द सॉइल, और मिट्टी के। नाउ लेस देन सब्जेक्ट टू द फ्रॉस्ट, और अब जो फसलें हुआ करती थी वो अब कोहरा या आप कह सकते हैं फ्रॉस्ट का शिकार नहीं हुआ करती थी, कुड बी मोर इजीली प्लाउ, और अब खेत को आसानी से जोता जा सकता था किस मौसम में। एनवायरमेंटल हिस्टोरियन, एनवायरमेंट के जो जानकार हैं, थे नोटेड, उन्होंने एक ये बात बताई कि देयर वाज ए सिग्निफिकेंट रिसीडिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट लाइन, मतलब इस मौसम में 11th सेंचुरी में जंगल जो इतना बढ़ चुका था, ठीक है, उसमें काफी हद तक गिरावट दिखी गई, जंगल जो था सिमटने लगा पहले से, और फसल जो थी वो क्रॉप अधिक से अधिक जमीन पे होने लगी इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में। दिस मेड एक्सटेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉसिबल, और इससे क्या हुआ, जब जंगल घटने लगा 11th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, तो जो फसल थी, जो क्रॉप था, जो एग्रीकल्चर था, उसका जो एरिया था वो पहले से बहुत बढ़ गया। अब आता है लैंड यूज, ये था एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या हुआ, लैंड यूज, जमीन का इस्तेमाल देखिए, जमीन जो खेती, जिस पर खेती होती है, फसलें होती हैं, उस पर पहले क्या, पहले उसको जो प्लाउ किया जाता था, उस पर जो हल चलाए, वो हल किसका बना होता था, अब किसका बन गया, इंप्रूवमेंट्स क्या क्या है वो हम जानेंगे इसमें। इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बहुत पुराने जमाने की चली आ रही थी अब तक टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में। द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द पीजेंट वाज द वुडन प्लाउ, एक मैकेनिकल जो एक मदद थी उनके लिए, किसानों के लिए, वो थी एक प्लाउ, एक लकड़ी का बना हुआ हल, जिससे वो जमीन को फाड़ते थे, बीज डालते थे और फसल लेते थे, ठीक है, ड्रॉन बाई, और इस फसल को कौन हाँकता था, कौन चलाता था, टीम ऑफ ऑक्सन, 2 या 4 बैल या घोड़े। दिस प्लाउ कुड एडवेस्ट, और ये जो हल होता था लकड़ी का, ये जमीन की ऊपरी परत को ही फाड़ पाता था, उसी को ही टर्न कर पाता था surface of the earth, and was unable to fully draw out of the natural productivity of the soil, और soil की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी होती है उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता था, ये इसमें कमी थी। एग्रीकल्चर वाज देयर फॉर वेरी लेबर इंटेंसिव, इस तरह से जो कृषि थी वो बहुत ज्यादा
लेबर इंटेंसिव, बहुत मेहनत हुआ करती थी, बहुत लेबर इंटेंसिव थी ये उस दौर के अंदर। फील्ड्स हैड टू बी, किस तरह थी ये फिर से रिपीट करता है, खेतों को डग आउट, हाथ से उसको खोदा करते थे। बहुत सारे काम मैनुअल हुआ करते थे, है नहीं? ऑफन वंस इन 4 years, 4 सालों में एक बार, वो भी एन एनॉर्मस मैनुअल लेबर वाज रिक्वायर्ड, और बहुत सारा जो लेबर होता है, जो आदमी होते थे, जो मैन पावर होता है, उसका इस्तेमाल होता था उस जमाने में। ऑल्सो इन इनफेक्टिव मेथड ऑफ द क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज, उस वक्त में एक क्रॉप रोटेशन साल में एक बार फसल लेने का ही एक तरीका था, जो अपने आप में इनफेक्टिव था, कारगर नहीं था, यानी द लैंड वाज डिवाइडेड इन हाफ। अब उसके बाद क्या हुआ कि लैंड को डिवाइड किया गया। लैंड को जैसे एक बीघा जमीन है, उसके वो दो पीस करते थे, बीच में से डिवाइड इन हाफ। वन फील्ड वाज प्लांटेड इन ऑटम, एक टुकड़े को बांटते थे वो ऑटम के मौसम में, और दूसरे को फरो कर लेते थे, मतलब दूसरे को तैयार कर लेते थे, दोनों को तैयार करते थे, और एक में फसल पहले बांटते थे, फसल ले लेते थे, फिर दूसरे में। इस तरह से साल में एक दो फसलें हो जाया करती थी। ये उन्होंने डिवाइडेड किए, एंड वन फील्ड वाज प्लांटेड इन ऑटम विद विंटर वीट, है ना, विंटर वीट, वाइल द अदर फील्ड वाज लेफ्ट फैलो। दूसरा जो फील्ड होता था, दूसरा जो पीस होता था, उसे एक बीघा का एग्जाम्पल दिया मैंने, वो फैलो होता था। फैलो कहते हैं फरोड किया हुआ, हल चलाया हुआ, तैयार रखते थे, वहाँ 1-2 महीने बाद उसके बाद फिर वहाँ बो देते। इस तरह से रोटेशन चलता था फसलों का। साल में ये लगभग 2 या 3 फसलें ले लिया करते थे, ये नई टेक्निक से, नए इंप्रूवमेंट से, नई सोच के साथ। राई, ये राई एक क्रॉप का नाम है। राई वाज प्लांटेड ऑन दिस पीस ऑफ फैलो, इस फैलो, इस जमीन के पीस पर, जो जुता हुआ खेत होता था, उस पर राई बोई जाती थी। द नेक्स्ट ईयर वाइल टू फैलो द लैंड, नेक्स्ट ईयर वाइल द अदर हाफ वाज पुट टू फैलो। एक से फसल लेते थे, दूसरे को तैयार रखते थे, इस तरह से रोटेशन चलता है। 2-3 फसलें एक साल में ले लिया करते थे। विद इस सिस्टम से 10 स्लोली, इस तरह से इस सिस्टम से क्या होता था कि जो मिट्टी होती थी वहाँ की, वो पहले से खराब होती जाती थी, डिटोरिएटेड। मिट्टी जो होती है वो इफेक्ट होती थी इन बैड वे, एंड फेमिस, और जो अकाल होते थे वो अक्सर वहाँ पर देखे जाते थे, फेमिस होते थे, और क्रॉनिक मॉलन्यूट्रिशन, और जब फसल नहीं होती थी, होती भी थी तो खराब फसल होती थी, जिसका यूज जब उस वक्त के लोग करते थे, बच्चे करते थे, बड़े करते थे, तो उनमें एक तरह से मॉल न्यूट्रिशन देखा जाता था, जिससे कितना के खाने की कमी, पौष्टिक आहार नहीं मिलना, इस तरह की चीजें जब उस क्रॉप वहां से निकलती थी, पैदा होती थी, उसमें कुछ खराबियां देखी गई। विद द डिवास्टेटिंग फेमिन्स लाइक द लाइफ वाज डिफिकल्ट, और इस तरह से गरीबों के लिए जो जिंदगी थी वो दूभर हो चुकी थी। इसके बाद देखिए हम पेज नंबर 43 यही चल रहे हैं हम। इसका ये जो पैरा है, इसके आइए आप। इसके बाद डिस्पाइट दिस हार्ड, इन कठिनाइयों के बावजूद भी, इन कठिनाइयों के होते हुए भी, द लॉर्ड्स वर एंग्शियस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम। जो लॉर्ड्स थे, जानते हैं लॉर्ड्स, लॉर्ड्स हैं, वेसल्स हैं, ये अपनी इनकम को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड, क्योंकि इस तरह की जमीन से, इस तरह के जो सोर्सेस थे, उनसे अच्छी फसल को लेना, आउटपुट को लेना पॉसिबल नहीं था अब तक, है ना। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ब्रिंग इन द कल्टीवेशन ऑल द लैंड इन द मैनोरियल स्टेट। इस तरह से पीजेंट होता, मैनोरियल स्टेट, मैनर हाउस, स्वामी, इनके जो मास्टर होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे, उसकी सारी जमीन जो भी होती थी, उन सब पर ये लोग फसल करते थे, कोई जगह नहीं छोड़ते थे। कौन, ये पीजेंट्स लोग, ताकि अच्छी ताकि मैक्सिमम ये लोग क्रॉप यील्ड प्राप्त कर सकें। Length in the numbers and spend more time doing this than they were legally bound to। और जो टाइम उनको मिलता था अपने लॉर्ड्स की ओर से, उससे कहीं ज्यादा टाइम ये लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन पर फसल बाकर, बीज डालकर फसल को लेना चाहते थे, ये पीजेंट्स लोग। द पीजेंट्स डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन। जो पीजेंट हुआ करते थे, ये उनके जो अत्याचार होते थे, जो जुल्म करते थे इनके लॉर्ड्स उनके ऊपर इन टाइम ऑफ प्रॉब्लम या कुछ ऐसी बात पर,
तो उसके सामने ये इतनी आसानी से नहीं झुकते थे, सिंस दे कुड नॉट प्रोटेस्ट ओपनली, क्योंकि ये खुले रूप से विरोध नहीं कर सकते थे किसान लोग, क्योंकि ये इनके सबॉर्डिनेट होते थे और कुछ ड्यूटीज से बाउंड होते थे। दे रिजोर्टेड टू पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये किसान क्या करता था, खुले रूप से कोई चीजें इनका सामना नहीं कर सकता था, तो ये पैसिव रेजिस्टेंस को अपनाया करते थे। ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, दे स्पेंड मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ऑन फील्ड्स। ये किसान क्या करता था, अपने फील्ड्स को जोतने में, कल्टीवेट करने में मैक्सिमम टाइम देता था, अधिक से अधिक टाइम वहां लगाता था। एंड केप्ट मच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर फॉर देमसेल्फ। और जो भी उससे फसल मिलती थी, उससे अधिक फसल ये अपने ही रखता था और जो देना होती थी वो कम देता था। इस तरह से ये रेजिस्टेंस, ये पैसिव रेजिस्टेंस है जो उस वक्त किसान मजबूर होकर अपना रहा था अपने लॉट्स के ऑपरेशन के चलते। इसके बाद दे ऑल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा। होता है अनपेड एक्स्ट्रा, मतलब जो काम कर लिया उस काम, मतलब काम के अलावा और काम, एक्स्ट्रा लेबर जो अनपेड हुआ करता था, बिना पैसे के दिए, बिना किसी रिटर्न के दिए, उसको करने से ये बचता था। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, पैसिव रेजिस्टेंस में आ रही है। किसान इतना दे कैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और अब तो ये है कि ये अपने स्वामी से, अपने लॉर्ड से अक्सर कभी कभी झगड़ भी लिया करते थे, सामने आ जाया करते थे। कॉन्फ्लिक्ट द लॉर्ड्स ओवर पास्चर, किसको लेकर, पास्चर को लेकर, चरागाहों को लेकर और फॉरेस्ट को लेकर, जंगल की जमीन को लेकर। इंश्योर दीज लैंड एज रिसोर्सेज। और ये किसान इस जमीन को, इस पर ये खेती करते थे, खुद की भी और लॉर्ड्स की भी, अपने वेसल्स की भी, क्या देखते थे, तो इस जमीन को ये देखा करते थे एज ए रिसोर्सेज, एज ए संसाधन टू बी यूज बाई द होल कम्युनिटी। वही कहा करते थे, क्योंकि उस वक्त में शॉर्टेज थी, प्रॉब्लम्स आती थी खेती में, तो उनके चलते हुए ये सारे काम ये लोग इस तरह से पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू करते थे। लॉर्ड्स मतलब कहते हैं ना, जिद करके, तो वाइल्ड कम्युनिटी। तो कहा करते थे ये जितनी जमीन है ये सब समुदाय की, ये सबकी है, यहाँ कोई भी फसल पा सकता है, इस तरह की बातें ये लोग अपने लॉर्ड से किया करते थे। वाइल द लॉर्ड ट्रीटेड दीज एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो लॉर्ड्स हुआ करते थे वो इस सारी जमीन को अपनी प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे इनके बीच चला करते थे इस हार्डशिप में, इस कठिनाई के दौर में। अब कहता है कि नाउ एग्रीकल्चर न्यू एग्रीकल्चर, अब नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एनफोर्स होती है, सामने आती है। अब 11th सेंचुरी की बात है, ये 11th सेंचुरी, देयर इज एन एविडेंस ऑफ सेवरल अनेक न्यू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हमारे सामने आते हैं, इस बदलाव आते हैं। क्या है, इंस्टेड ऑफ द बेसिक वुडन प्लाउ, अब तक क्या था, बेसिक एक पुराना एक प्रिमिटिव क्या था, वुडन प्लाउ, लकड़ी के हल हुआ करते थे, वो रिप्लेस हो गए लोहे के हलों से। आयरन आयरन टिप, लोहे के टिप वाले, आगे टिप नोक होती थी लोहे की, और इस तरह के हल उसमें प्लाउज और माउल बोर्ड्स, और जो बोर्ड लगे होते थे मुड़े हुए, वो सब लोहे के बन गए। अब ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। दिस प्लाउज, ये हल जो होते थे, को डिग मच डीपर, ये हल, ये लोहे के बने हल पहले से कहीं गहराई तक जाकर मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को बाहर ला सकते थे, जो मिट्टी तक अपनी अप्रोच बना सकते थे। ये मच डीपर एंड द माउल्ड पोट्स टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली विद दिस न्यूट्रिएंट। इससे जो मिट्टी के जो पौष्टिक तत्व होते हैं, है नहीं, वर बेटर यूटिलाइज, उनका अधिक से अधिक अच्छे ढंग से मिट्टी उसका यूटिलाइज किया जा सकता था। कुल मिलाकर ये न्यू टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, और अब लोहे के हर चीज आयरन की बन गई। द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल, अब दूसरा जो चीज थी, ये तो थी हल की बात, लोहे का हल आ गया लकड़ी के हल की जगह। अब आता है मेथड ऑफ, जिन जानवरों को, बैलों को या घोड़ों को गले के अंदर रस्सी बांधकर, या उसका जो हार्नेस होता था वो अब गले की जगह पर शोल्डर्स में आ गया। और शोल्डर्स में आने से क्या हुआ, जो जानवर था, जो एनिमल था, हॉर्स, जिससे जो हल खींचते थे, खींचा करते थे, वो अब पहले से और अधिक पावर के साथ, शक्ति के साथ, अपने न्यू हार्नेस की हेल्प से तेज गति से, अच्छे से, बिना थके हुए अधिक से अधिक काम कर सकते थे।
ये चीज देखी गई। शोल्डर शोल्डर हार्नेस केम इन टू यूज। अब शोल्डर हार्नेस यूज में आने लगा इन जानवरों के, है ना। दिस एनेबल्ड एनिमल्स टू एग्जैक्ट प्रेशर हॉर्सेज वर नाउ बेटर शूट। अब जो घोड़े होते थे वो अच्छे से चल सकते थे। दूसरा हॉर्स शू, घोड़ों के पैरों के नीचे हॉर्स शू कहलाते हैं वो, है ना, नाल होती है, वो नाल को ठोका जाता, मतलब नाल उस शूज के नीचे, ताकि उनके जो खुर हैं, तो वो खेती करते थे, ताकि उनके जो खुर हैं वो घिस ना जाए कंटिन्यू काम करने से मिट्टी में, उसके नीचे शू लगाए जाने लगे घोड़ों के नीचे। ये भी एक अपने आप में इम्प्रूवमेंट था, एक नई विद आयरन हॉर्स शू विच प्रिवेंटेड फूड डिके, जिससे फूड डिके होता, फूड डिके पेड़ खराब हो जाना, उसमें जख्म हो जाना। तो अब ये लोहे की जो कीलें थी वो गाड़ी जाने लगी, जैसे नाल के घोड़े के, उससे फूड डिके होने से बचने लगा और घिसने हो रहे। देर वॉज इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड वाटर। अब इस पीरियड में इंक्रीज किसका, विंड एनर्जी, हवा से बनने वाली शक्ति या ऊर्जा, और पानी से, हवा और पानी से बनने वाली शक्ति का इस्तेमाल अधिक से अधिक होने लगा, जिसमें पवन चक्कियां होती हैं और हाइड्रो चक्कियां जो होती है ना, ये लगाए जाने लगे। एनर्जी दोनों, मोर वाटर पावर्ड एंड विंड पावर्ड मिल्स, ये तो मिलें लगाई जाने लगी, जैसे मैंने बताया आपको, पानी की और हवा से चलने वाली मिल्स पर सेटअप ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में इनको सेट कर दिया गया। काय के लिए, मिलिंग कॉन्स, ताकि ये क्या बनाए, आटा पीसने के लिए, जो पीठ हुआ करता था, कॉन्स होता था, या फिर अंगूर की शराब बनाने के लिए, इन सबकी मिलें बनने लगी। और ये मिलें विंड से और वाटर से चला करती थी, ऑपरेट होती थी। देर वर ऑल्सो चेंजेस इन द लैंड यूज। अब कह रहा है कि लैंड यूज, जमीन के इस्तेमाल, जमीन को किस तरह इस्तेमाल किया गया, उसमें भी कुछ बदलाव देखे गए ना। द मोस्ट रिवोल्यूशनरी, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी जो इसमें जो था वो था स्विच फ्रॉम ए टू फील्ड टू ए थ्री फील्ड। अब तक किसान जो था वो एक फील्ड में से दो फसलें लेता था साल में, अब दो की जगह पर तीन फसलें, थ्री क्रॉप्स को लेने लगा। ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसे कहते हैं थ्री फील्ड सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इसमें क्या होता था, पीजेंट्स कुड यूज ए फील्ड 2 years, यानी एक किसान जो था वो अपने खेत को इस्तेमाल कर सकता था 2 साल तक, आउट ऑफ 3 इफ दे प्लांटेड इट विद वन क्रॉप, अगर एक फसल पाएगा। इन ऑटम एंड, ये ऊपर आ चुकी है बात, एंड डिफरेंट क्रॉप इन स्प्रिंग ईयर, एक फसल एक मौसम में, दूसरी फसल दूसरे मौसम में, इस तरह से साल में 3-4 फसलें ये किसान ले लेता था इन आफ्टर। उसके बाद डेट में, इसका मतलब होता है फार्मर्स कुड ब्रेक देयर होल्डिंग्स इनटू 3 फील्ड्स। इस तरह से जो अपनी होल्डिंग जमीन, जिस जमीन पे खेती करते थे उस पर अब ये 3-3 फसलें ले सकता था ईयर में, ऑटम में, विंटर में, और समर में। दे कुड प्लांट वन विद, हाँ, कभी ये गेहूं की फसल बाते थे, या राई की बात, राई की ऑटम में चलती थी फॉर ह्यूमन कंजप्शन से। द सेकंड कुड बी, और सेकंड जो क्रॉप होती थी कुड बी यूज इन स्प्रिंग, वो बसंत के मौसम में लेते थे ये। टूडेज थी, जिसमें कौन सी फसल होती थी, मटर की होती थी, बीन्स की होती थी, और लेंटिल्स और जो दालें होती थी, और ओट्स। अब जहाँ की ओट्स और बार्ले, ये जो घोड़े होते हैं उनके फॉडर के लिए, उनके चारे के लिए ये फसलें, ओट्स और बार्ले जो घोड़े यूज करते थे, बाकी ह्यूमन यूज के लिए दूसरी फसलें हुआ करती थी। द थर्ड यील्ड, तीसरी जो फसल होती थी बाई फैलो, उसको फैलो करके पहले से खेत को तैयार करके रखते थे, और ईच ईयर, हर साल, दे रोटेट द यूज एमंग द 3 फील्ड्स, इन तीनों फील्ड्स में अलग अलग तरह की फसलें वो रोटेशन से लिया करते थे। फिर आता है विद दीज इम्प्रूवमेंट, इस तरह के जब इम्प्रूवमेंट, इन इम्प्रूवमेंट से देर वॉज एन ऑलमोस्ट इमीडिएट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड। इस तरह की जब टेक्निकल चीजें आई, नई नई चीजें इम्प्लीमेंट हुई, एनफोर्स हुई, उससे क्या देखा गया है, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम होने लगा। ठीक है, इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आने लगी, और किसानों को काफी टाइम मिल गया, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जिससे वो दूसरी एक्टिविटीज को अटेम्प्ट करने लगे। Improvements are, there was an almost immediate increase amount of food produced from the each unit of land. फूड अवेलेबिलिटी, जो खाने की, जो भोजन की उपलब्ध अवेलेबिलिटी थी, डबल, वो डबल हो गई। मतलब जो खाने की चीजें पहले से जो अब तक रियलाइज करते थे ये लोग,
वो पहले से डबल हो गई न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीजों के। द ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट्स लाइक पीस, अब ये मटर की खेती है, बीन्स की खेती है, इसका मतलब था कि मोर वेजिटेबल प्रोटीन, अधिक से अधिक ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोयाबीन है, पीस है, मटर है, इसकी खेती होने लगी अधिक से अधिक, और वेजिटेबल प्रोटीन मिलने लगा इन द राइट ऑफ एवरेज यूरोपियन, है ना। एक औसत यूरोपियन खाना के अंदर ये चीजें शामिल हो गई अब इन नई फसलों के साथ साथ। इन बेटर सोर्स ऑफ फॉडर फार्म, और जब इतनी फसलें हुई तो फिर उनसे फॉडर, उनसे जो चारा होता है वो भी मिलने लगा जानवरों के लिए, सोर्स ऑफ फॉडर फॉर देयर फॉडर, चारा, भूसा। फॉर कल्टिवेटर्स, जहाँ तक किसानों की बात है, इट मीन्स बेटर अपॉर्चुनिटी, किसानों के लिए पहले से बेहतर, बहुत अच्छे अवसर इनको मिल गए अब जाने से। दे कुड नाउ यूज प्रोड्यूस मोर, अब ये पहले से ज्यादा फसल उगा सकते थे, फसलें ला सकते थे, लेते उस कम से कम जमीन पर अधिक से अधिक फसलें उगा सकते थे, अच्छी प्रोडक्टिविटी ला सकते थे। यानी द एवरेज साइज ऑफ द पीजेंट फार्म श्रिंक फ्रॉम अबाउट, एक किसान का जो एवरेज औसत जो उसका एरिया था फार्म का, वो 100 हेक्टेयर से घट के 2 से 30 एकड़ हो गया बाय द 13वीं सेंचुरी। 13वीं शताब्दी, अभी 11वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई थी नई नई चीजें, 12वीं आई उसके बाद 13वीं, 300 सालों के अंदर अंदर एक दुनिया बदल गई, क्रांति आई ऐसा बताया। और 20 से 30 एकड़ बाय द 13वीं सेंचुरी, मतलब इतनी हो गई, है ना। और इस पे ये लोग काफी हद तक अपनी फसल, मतलब मैक्सिमम फसल को अवेल करने लगे। होल्डिंग्स विच वर स्मॉलर, वो होल्डिंग्स, वो जमीनें जो इनके पास थी वो पहले से छोटी हो गई, कुड बी मोर इफेक्टिवली, छोटी थी लेकिन बहुत ज्यादा फसल देने लगी। अगर 1 बीघा है, 4 बीघा है, तो उससे पहले से कहीं बेटर, बहुत ग्रेटर वे के अंदर फसल मिलने लगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, नई तरह की फसलें आ चुकी थी, और इनको खेती करने का मेथड पहले से अच्छे ढंग से आ गया था। तो ये बेनिफिट्स देखे गए कुड बी मोर। इसके बाद दिस गिव द प्रेजेंट टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज, किसान के पास टाइम बनने लगा ये अदर एक्टिविटीज को करने के लिए अब पहले से और तैयार हो गया। उसके बाद है पेज ये 144 पेज में आपका सेकंड पैरा है, चल रहा है अपना। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनमें कुछ जो तकनीकी जो बदलाव है, वो इनमें से कुछ महंगे बहुत, कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उसमें काफी पैसा खर्च होता था। पीजेंट डिड नॉट हैव एनफ मनी, और किसान के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो वाटर मिल्स और विंड मिल्स को एस्टेब्लिश करे, इनको सेटअप करे। देयरफॉर इनिशिएटिव, इसकी पहल जो करी वो किसने करी? द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो खुद अपने आप में सर्वे सर्वा होते थे, फुल पावर होता था, फुल प्लेज पावर के धनी होते थे, तो शुरुआत इनको ही करना थी और इन्होंने करी। इनिशिएटिव जो लिया गया वो लॉर्ड्स ने लिया, बट पीजेंट्स वर एबल टू टेक द इनिशिएटिव इन मैनी, लेकिन उधर जो पीजेंट था उसने इनिशिएटिव दूसरे ढंग से लिया। किस तरह से लिया? इन मैनी थिंग, अनेक चीजों में उसने, जैसे कि उसने लिया एक्सटेंडिंग अरेबल लैंड, उसने उपजाऊ जमीन, उसने जमीन को पहले से अधिक बढ़ा लिया, जो जंगल थे उन्हें काट के, या जो ऐसी जमीन थी जो बंजर थी उसको उसने फर्टाइल बनाया। पहले तेरह पे इसने यूज किया। दे ऑल्सो स्विच टू द थ्री फोल्ड, किसान ने थ्री फोल्ड रोटेशन क्रॉप को सिस्टम को अपनाया स्ट्रांगली। उसके बाद सेटअप स्मॉल, और उसने फोर्ज, फोर्ज कहते हैं भट्टी, जिसमें लोहा लोहा हम गलाते हैं, तो लोहे को माउल्ड किया जाता है, भट्टी कहते हैं। तो इन्होंने अब गांवों के अंदर फोर्जेस बनाई। स्मिथ, स्मिथ क्या होता है? जिसमें वो स्मिथ वही होता है, लोहार इसमें काम करता है, लोहार, लोहार का जो काम होता है वो स्मिथ कहला, स्मिथ, स्मिथीज, ये बनाई, पट्टियां बनाई गांवों के अंदर। वेयर आयरन टेप ड्रिल, जहां पर ये लोग क्या बनाते थे उन भट्टियों में? आयरन टेप ड्रिल, मतलब लोहे की नोक, मतलब वो हल जिसके आगे लोहे की नोक या कैप चढ़ी होती थी, वो बनाया करते थे। एंड हॉर्स शूज, और घोड़े की जो नाले होती हैं वो बनाया करते थे, लोग वो सेल करते थे। वर मेड एंड रिपीटेड शिप, बनाते भी थे और उनको रिपेयर भी करते थे ये लोग। इस तरह से इन्होंने अपने इनिशिएटिव्स निकाले। अब लास्ट आता है फ्रॉम द 11वीं सेंचुरी। 11वीं सेंचुरी ये फिर जाता है, ये फिर जाता है बैकग्राउंड में 11वीं सेंचुरी में। पर्सनल बॉन्ड्स, जो पर्सनल बॉन्ड है, जो आपसी जो संबंध थे, यानी दैट हैड बीन फॉर बेसिस ऑफ
जो अपने आप में आधारभूत थे, फंडामेंटल थे, काय के फ्यूडलिज्म के, सामंतवाद की जो आधार था, आपसी किंग, वैसल और पीजेंट आपस में इंटर रिलेटेड थे, इंटरलिंक थे, ये आप पढ़ चुके है ना 11th सेंचुरी। ये बॉन्ड वर वीकनिंग, अब ये कमजोर पड़ने लगी, ये बॉन्ड्स, ये रिलेशन, ये संबंध, ये आपसे रिश्ता पहले से कमजोर दिखने लगा, है ना। क्यों दिखने लगा? बिकॉज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड, क्योंकि अब जो लेन देन था, पैसे का लेन देन था, वो अब किस पर बेस्ड हो गया? प्योरली मनी पर आ गया, करेंसी पर आ गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले था बार्टर सिस्टम, चीज के बदले चीज, ठीक है। मैंने अगर आपको कुछ सर्विस दी तो आपने भी मुझे उसके बदले सर्विस दे दी, ठीक है। जिसे हम कहते थे फ्यूडलिज्म, क्या कहा करते थे, है ना। तो ये अब मनी बेस्ड हो गया, ठीक है, आपसे कह रहे हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड। लॉर्ड फाउंड इट कन्वीनियंट टू टेक फॉर रेंट इन कैश। उधर जो लॉर्ड्स थे उनको उनको इस सिस्टम में बहुत ज्यादा आसानी लगी, सुविधा लगी। क्यों? क्योंकि वो अब पैसा मांग सकते, कैश मांग सकते थे अपने राजा से, है ना। और अब तक इनको जमीन मिलती थी, कैश भी इनको मिल सकता था कैश के अंदर, नॉट सर्विसेज। एंड कल्टिवेटर, जो किसान था, पीजेंट था, कल्टिवेटर्स वर सेलिंग देयर क्रॉप, ये अपनी फसलों को बेच रहा था, मनी मतलब पैसा। अब इसके हाथ में पैसा आ रहा था, अब तक सर्विसेज आती थी, बदले में अब पैसा आने लगा, क्योंकि मनी बेस्ड सोसाइटी हो गई है। पहले से चेंजेस आ गए, instead of the exchanging them for other goods for traders, who could then take such goods to be sold in the towns. The increasing use of money, इस तरह से इस करेंसी का बढ़ता हुआ ट्रेंड, जो ट्रेंड था, बिगेन टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस। जब करेंसी बढ़ने लगी तो इससे कीमतें भी इफेक्ट हुई, कीमतों पर भी प्रभाव देखा गया, असर देखा गया, नेगेटिव, which became higher in times of poor harvest। और जब फसल हल्की होती थी तो कीमत, चीजों के दाम बढ़ जाया करते थे। जैसे आज भी होता है, जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके दाम हाइक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये इन इंग्लैंड एक मिसाल है। एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो कीमतें थी, डबल डबल हो गई थी कब? बिटवीन 1270 के दशक में और 1320 के दशक में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फोर्थ ऑर्डर, वो चौथा ऑर्डर है, जिसको आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और अभी बस आज इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।